लुईस ने स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था क्या? बोलो यार। लुईस डॉट स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। मैंने कोई होमवर्क दिया था आपको? एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने कहा है मैंने। O3 का बनाए थे। O3 का स्ट्रक्चर बना के आने कहा था भाई। कॉपी घर पे जाके पलटना भी होता है। सब कुछ पता चलता है पढ़ा या नहीं पढ़ा। O3 का स्ट्रक्चर बना के लाए। चलो कंपेयर करना। चलिए स्टार्ट करें क्या? जो मैरून टी शर्ट। अरे हेलो, इधर 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 मैडम। इधर N1 का वैल्यू बताइए थोड़ा। O3 के लिए कितने हो जाए? N1 का वैल्यू। हाँ बोलिए। 8 इंटू। चलिए क्या होगा? N1 का वैल्यू कितना होगा? सिंपल बात नहीं करना है यार, इधर देखो N1 का वैल्यू बताओ। एटॉमिक नंबर में। हाँ हाँ। 8 + 3 11। 8 + 3 11 होगा, चलिए ठीक। 11 बोले। फिर जो बोलो N1 क्या था? हाँ हाँ हाँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल एटम्स कितना होगा बोलो? हाँ 18 होगा, चलो वेरी गुड, बैठ जाओ। N1 कितना होगा? 18। ये रॉन्ग था। N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 × 3 क्या हो जाएगा? सॉरी, एक में 6 होगा, इंटू 3 कितना हो जाएगा? 18। चलिए बैठिए मैडम, थोड़ा पढ़ लिख लिया कीजिए। N2 बोलिए। 24 कैसे निकाला? 8 × 3 बोला आया ना। 8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, तो कितने एटम्स है? 3। 24। ठीक है, बैठ जाइए। N3। हाँ N3। N2 - N1, वेरी गुड। 24 - 18, 6 बॉन्ड्स कितने होंगे? ठीक है चलो बैठ। आसान निखरी हुई है। 94 बताइए थोड़ा। हाँ N1 - N3 श्योर है आप? व्हाट इज N1? 18 -N2 N3 -6 12 हो जाएगा। तो बताइए लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 12/2 कितने हो जाएंगे? 6। ये हो गया क्या? बैठ जाइए। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले क्या? तीनों ऑक्सीजन है तो किसी को भी सेंटर में लगा दो। लगा दिए। बॉन्ड्स पे पहले गौर करो, बॉन्ड्स कितने हैं बोलो? 3। 3 कैसे बनाएंगे आप? एक तरफ 2 और एक तरफ 1। एक तरफ 3 दे सकते हैं कि नहीं? हो गया क्या? इसका 2 2 4 पूरा है। 5 6 7 8 ठीक है। 1 2 वो 2 4 2 6 2 8 वो 1 2 3 4 5 68। हो गया? कैसे होगा? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? लोन पेयर्स कितने बने देख लो यहाँ से। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12। पेयर्स कितने बने? 6 बन गए। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ठीक ना? तो ये आपका बना ऑक्सीजन के साथ। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे भी बेंट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। फिलहाल आपको जब स्ट्रक्चर नहीं पता है, आप कुछ भी बनाओ, सीधा बना दो, टेढ़ा बना दो, एंगल पे बना दो, अभी नहीं बोलेंगे। स्ट्रक्चर जब पता होगा तो स्ट्रक्चर भी एकदम एग्जैक्ट वैसा ही बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर का चर्चा नहीं, अभी केवल लीविस डॉट बनाया। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं थोड़ा सा रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा बोलो। हाँ या ना? करेगा क्या? हो सकता है डबल बॉन्ड इधर भी होना चाहिए। तो इसका मैं सामने पैरेलल स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ओ ओ ओ यहाँ भी हो, डबल बॉन्ड इस साइड डाल दो। हाँ या ना? अब चलो फुलफिल करो। 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4, दैट्स इट। तो इसको RS1 कहेंगे क्या? ऐसा क्या कहेंगे बोलो? रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेंगे आप। हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करते हैं बोलो?
हो जाएगा क्या? इसको क्या कहेंगे बोलो? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन गया क्या? अब हाइब्रिड बन गया तो बच्चा फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट ही नहीं किया हम लोगों ने। मेन चीज छोड़ दिया, 1 2 और क्या चीज 3। फॉर्मल चार्ज बताओ 1 पे कैसे निकालेंगे बोलो? क्या लिखते हैं सबसे पहले? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो? 6। लोन पेयर कितना? 4 माइनस नॉन पेयर कितना? 4। 4/2 2। 4 माइनस 2 0। नॉर्मल चार्ज ऑन 2। 2 का निकाले क्या हो जाएगा बोलो? 6 माइनस बोलो 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 कितना हो जाएगा ये? दो। पहले क्या लिख रहा है? लोन पेयर ना, 2 सॉरी। भाई 6 बाई क्या हो जाएगा? 2 3। तो 6 माइनस क्या आ जाएगा बोलो? सही है ना यार? 6 माइनस क्या आ जाएगा? 5 ना। +1 या -1? और फॉर्मल चार्ज ऑन 3 करेंगे क्या? तो 6 इसका बैलेंस है। तो क्या है फिर? लोन पेयर 6 माइनस 2/2 दैट इज -1। तो एक पे -1 और एक पे क्या चीज? +1। -1 और क्या चीज? +1। तो -1 एक पे और एक पे +1। किस पे -1 था? इसमें क्या था बोलो? +1। -1 +1 दोनों को जोड़ोगे तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। 0 चार्ज होता भी, सॉरी उल्टा कर दिया क्या? इसमें क्या है बोलो? +1 और इसमें क्या है बोलो? और अगर इसमें +1 रखेंगे तो -1 दोनों पे माइग्रेट करेगा क्या? तो क्या लिखेंगे बोलो? -1/2 और यहाँ भी माइनस -1 इन दोनों पे होगा। आधा इस पे और आधा इस पे, तो -1/2 -1/2। और कुछ छूट रहा है क्या? हाँ। कुछ छूट रहा है बोलो? और कैसे निकालते हैं बोलो? इसको फर्स्ट मानो, इसको क्या मानो? सेकेंड। वन और टू के बीच में कितना बॉन्ड्स है? 2। यहाँ पे कितना है? 1। सॉरी 2। यहाँ पे कितना है? 1 3। 1 और 2 मान सकते हैं ना किसी को? तो 2 यहाँ पे और यहाँ पे कितना? 3। नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड्स तो 3। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। रेजोवोट 1.5। आ गया। फॉर्मल चार्ज बना लिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना लिया। इसके बाद कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? जिनका छूटा है प्लीज एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। लेक्चर इज बीइंग अपलोडेड, जाइए चेक कीजिए वहां पर। सब कुछ बता दिया एकदम डिटेल से। क्लियर है नहीं है? इतना भी एक में निकाल दूं तो वेल एंड गुड, कुछ छूटा है तो पूछना अभी भी, क्योंकि मैं टोटली सर्च करूंगा। समझ में आ गई बातें? आएगा तो गलती नहीं होगा ना? क्या बन जाएगा ऐसा? ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, सब कुछ आना चाहिए। रेजोनेटिंग हाइब्रिड, फॉर्मल चार्ज, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर सब निकालने आना चाहिए। लेकिन रेट का यही बातें आपको दिमाग में रहना चाहिए। ओके, यहाँ तक बातें हो गई। उसके बाद इसका चल गया और कुछ नहीं। ठीक है, जिनका कलर भैया चेक कर लो, नहीं बनाया तो बना लेना। ओके, मैंने तो करवा दिया था, वैसे दिया था होमवर्क, तो ये बना लेना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम आ जाए किस टॉपिक्स पे करते हैं, इसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं, कुछ टेक्स्ट करवाते हैं। हाँ चलो एक बात देखो। ठीक, देखिए ऐसा, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात किया जाए, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात किया जाए, अगर हम O2 का ले लें और O3 का ले लें, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें? ऑक्सीजन के बीच में ऐसा डबल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? डबल। और ओजोन के बीच में, ये ओजोन भी कहलाता है ना, बोलो हाँ है ना? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था बोलो इसका बच्चा? इसका 2 होगा। कैसे 2 होगा? 1 और 1 2। कहीं रेजोनेंस हो सकता है? नहीं। और इसका कितना अभी निकल के आया बोलो? 1.5 अभी सिखाया। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है बोलो? 1.5 और इसका कितना है? 2। तो बोलो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? O2 का या O3 का? O2 का। बॉन्ड लेंथ कैसे बताया था बोलो उस दिन? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोला था? बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ। तो O2 और O3 में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा? O3 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा और O2 का बॉन्ड लेंथ कम। सॉरी बॉन्ड लेंथ कम। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बताइए, सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया। एक मैंने एग्जांपल लेके आपको सेटअप कर दिया कि क्या प्रीवियस क्लास में हुआ था। ठीक है, प्लीज आप लोग का कितने एग्जांपल्स हो गए हैं? ये कौन सा हो गया? 6th एग्जांपल है। तो ये प्लीज कॉपी कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ आ ही गया होगा। तो एक काम करें, करिए ना कॉपी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। करिए कॉपी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
क्लियर है सभी को? चलिए एक दो टॉपिक लिखिए क्यों इसका लिमिटेशंस भी है। ये बाई स्ट्रक्चर बिल्कुल सही था हद तक, पर इसमें भी कमी आएगी आगे चल के, और उसमें एक दो ऐसे टर्म्स आएंगे जो आपने पढ़ा ही नहीं है कभी। लिख द राइट द टॉपिक हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट HYPOVALENT हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट। उम्मीद करता हूँ बन गया होगा सबका, ये तो पढ़ा हुआ था ही आपका। टॉपिक है बच्चा हाइपोवैलेंट। व्हाट इज हाइपोवैलेंट? नहीं समझते हैं इसको, ठीक ना, क्योंकि इसके लिमिटेशंस में इस टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। हाइपोवैलेंट का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर के सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना। ठीक है, तो अमूमन तौर पे सेंट्रल एटम में 8 कैलकुलेट कर रहे हो ना आप, बोल रहे हो 2 2 4 2 6 2 8। सेंट्रल एटम में 8 तो हो ही रहा था। और कुछ ऐसे स्पीसीज है जिनके सेंट्रल एटम में 8 होता ही नहीं है। ठीक है, वहां लेविस डॉट काम नहीं करता है, इसलिए आपको ये टर्म जानना जरूरी है, तो लिखिएगा। लिखिएगा, those compound those compound which has less than those compound which has less than 8 electrons, which has less than 8 electrons, which has less than 8 electrons, 8 electrons in central atom, in central atom, in central atom, in central atom, central नंबर कम है सबसे ज्यादा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लिखिएगा, PeCl2, 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 example, PF3, PF3, AlCl3, AlCl3, PeCl2, PF3, AlCl3, PCl3, PCl3, AlCl3, PCl3, PCl3, Bi3, PBr3, PBr3, PES2, PEH2, etc. PES2, ऐसे स्पीसीज को हाइपोवैलेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? हाइपोवैलेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोवैलेंट? लुक हियर, सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखो, PeCl2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब फिलहाल ये जानो मत, तुम सीधा सीधा ऐसे बना लो। ठीक है, अब बेरिलियम क्या, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, आउटर मोस्ट में कितने? 2 होंगे। तो 2 पहले से इसको प्रेजेंट थे, वो और मिल गया बोलो बॉन्ड के कारण, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। वो 8 से कम है या ज्यादा है? कम है। जिसके पास 8 से सेंट्रल एटम के पास, फिर से बोल रहा हूँ, सेंट्रल एटम के पास जिसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, उसे क्या कहते हैं? हाइपोवैलेंट। सिंपल हो गया। आ जाइए फिर से देख लो एग्जांपल क्या लिखा है बोलो। EF3 लिखा है क्या?
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने? 3 होता है ना? कितने होते हैं? 3। तो 1 2 और कितने हो गए? 3। और 3 फ्लोरीन का ले लो, तो कितने हो गए? 3 और 3 6। 6 इलेक्ट्रॉन फिर से कम है किससे? आया समझ में? अगेन दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? जल्दी बताइए। हाइपो। कोई भी ले लो, यहाँ से BBr3 ले लो, वही कहानी। इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? कम। ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होता, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, डेफिशिएंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेंट्रल एटम के पास जनरली इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, पर इनके पास नहीं है। और अगर नहीं है इनके पास, तो इससे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। सोच के बताओ, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या करने लगेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होते हैं। और साथ ही साथ इनके बारे में बोलोगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं। इनके पास अगर इलेक्ट्रॉन लेके चल जाओ तो बोलेंगे हाँ मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। ऐसा मानो कि इसके पास जगह खाली है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन को कॉल करके बुला लेगा, बुला जाओ इलेक्ट्रॉन ले लो चलो। क्या मानो? गुड लग गया। देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और वहां पे जगह क्या है? खाली है। जगह खाली है तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे स्पेस खाली होने के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? जल्दी बताइए। एक्सेप्टर है। अगर ये एक्सेप्टर है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर एक्सेप्ट करेगा कोई तो उसको बच्चे हम लोग नाम देंगे लुईस एसिड का। याद रखना, लुईस ने अपने तौर पे एसिड भी बनाया है। और उसने कैसे एसिड को डिफाइन किया? जैसे लुईस ने डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए, उसके बेसिस उन्हें डेफिनेशन दिया एसिड का और क्या बोला? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा वो? एक्सेप्ट करेगा। और अगर एक्सेप्ट करेगा तो क्या कहेंगे उसको? लुईस एसिड। दिस आर व्हाट? जल्दी बताइए। ठीक है, क्या है? लुईस एसिड। और देखना एक बहुत अच्छा चीज बताता हूँ। आ जाओ एल्यूमिनियम पे, क्या लिखा है बोलो? AlCl3। इसका चर्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत होता है। एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड इसे कहते हैं। इसको अमूमन तौर पर बार बार लिविस एसिड के तौर पे यूज किया जाएगा। चलिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। बोलिए इंटीग्रेशन बोलिए। 2 8 और 3 आउटर मोस्ट में कितने हो गए? 3। अगर उसको पूरा का पूरा फुलफिल करना है तो कम से कम 5 चाहिए। बट अगर वो 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है, कितना बेचारा बना पाएगा वो? लेकिन है ही आउटर मोस्ट में, बॉन्ड मैक्सिमम 3 ही होगी। और अगर वो 3 बॉन्ड बना भी ले तो कितने पूरे हो गए बोलिए उसके? 6। तो एक डब्बा खाली हो गया ना। और एक डब्बा खाली हो गया तो बताओ उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को बुलाना है क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर को जैसे एक्सेप्ट करेगा तो फिर से वो क्या कहला जाएगा बोलो? लुईस क्या कहला जाएगा बोलो? एसिड। क्या कहला जाएगा? लुईस एसिड। ये लुईस एसिड बन जाता है। तो अगर उसको कह दो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इस समय सारे बच्चे अब देखो स्टेटमेंट देता है, क्या हाइपोवैलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? हाँ, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको। क्या हाइपोवैलेंट लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा? हाँ, हाइपोवैलेंट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। अरे लेविस एसिड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ही लेविस एसिड होता है। तो सही बात है, ये सारा नाम इसके लिए चलेगा। ठीक है, हमको नाम दे देंगे। NaCl3 क्या है? इनमें से 4 चीज बता दो। लिविस एसिड है, लिविस बेस है, ठीक है? नहीं वो तो हाइपोवैलेंट है, एक हाइपर वैलेंट आएगा। एक आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे सुपर ऑक्टेट, एक्साइटेड ऑक्टेट, एक्सीडेड ऑक्टेट, ये टर्म आता है। तो याद रखिएगा, ये सब एग्जांपल्स है, ध्यान रखिएगा बनाने वक्त। अभी छोटे-छोटे टर्म्स है, भूलिएगा नहीं, आगे लगातार यूज होगा इस चैप्टर में। रिजल्ट ऑलवेज हाइपोवैलेंट। इसमें एक क्वेश्चन टर्न आया, एक बहुत शानदार सवाल पूछा गया जेईई पेपर के अंदर और उसमें बोला क्या? बताओ बेटा ये क्या है? और उसने बोला AlF3 के बारे में बता दो थोड़ा सा। अमूमन तौर पे ऐसे ही दिमाग में चीज आएगा, एल्यूमिनियम टेट्राफ्लोराइड इसको कहते हैं, ठीक है? आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो एल्यूमिनियम टेट्राफ्लोराइड एकदम सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। तो क्या बना देगा बोलो सब कोई? Al F F और F। फिर से इसके पास डब्बा खाली ही होगा। मैंने ट्राई करना, डब्बा क्यों खाली होगा? थोड़ा समझना इस चीज को। डब्बा क्यों खाली होगा बोलना सब कोई? डब्बा इसलिए खाली होगा, थोड़ा देखो यार, एटॉमिक नंबर बताओ फिर से। 13। कंफर्मेशन बेसिक वैल्यू लिखते हैं।
एल्यूमिनियम का लिखो कन्फिग्रेशन, बोलो 13 है, क्या लिखेंगे आप बोलिए? 1s2 2s2 2p6 3s2, नहीं हो जाएगा ना 3s2, फिर क्या हो जाएगा? 3p1 हो जाएगा ना। अब 3p1 बना के तो देखिए, पी के साथ आप बनाइएगा बच्चे ऐसे, ये 3p1 बनेगा ना। और डब्बा तो पी का ही खाली है, बता इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा क्या? आराम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इस कारण से ये लेविस एसिड होता है। बट सवाल किया गया क्या ये लुईस एसिड है? आंसर वाज नो। अगेन मैं इसको हाईलाइट करूंगा, और ये एग्जांपल जब एनसीईआरटी एक बार जेई जब पूछ लेता है ना, तो भैया सारे एग्जामिनेशन उसके पीछे लग जाते हैं, हम भी पूछेंगे हम भी पूछेंगे। लॉजिक बताया। एल्यूमिनियम एक बहुत अच्छा मेटल है, और फ्लोरीन के अंदर भर का नॉन मेटालिक कैरेक्टर। एक मेटल और नॉन मेटल अगर मिलेगा तो हो सकता है आयोनिक बॉन्ड जनरेट हो, शुरू में ही पढ़ाया था, एक इलेक्ट्रॉन डोनर और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जब AlF3 मिलता है ना, तो बच्चा ये टूटने के बाद Al+3 और 3F-1 बना देता है, और ये आयोनिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये आयोनिक बॉन्ड बना लेता है। तो ध्यान रखना AlF3 कहीं आ जाए तो सतर्क रहिएगा, बाद बाकी सब हाइपोवैलेंट। अगले में ऐसे कितने एग्जाम्पल है, ऐसे ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे, आप टेंशन मत पालो, जितने कराए जा रहे हैं वो सफिशियंट होंगे आपके लिए। तो मैं जानबूझ के आपको कुछ एक्स्ट्रा ट्रक्स बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। AlF3 जब कभी आए तो ये आयोनिक नेचर शो करेगा, और बाकी ये सबके सब शेयरिंग बिहेवियर शो कर रहे हैं। ये शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये कोवेलेंट नेचर के हैं। कौन से नेचर के हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा नेचर? कोवेलेंट। ये कौन सा बॉन्ड बना? आयोनिक। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बताइए? कोवेलेंट बॉन्ड। स्टार्टिंग में ही बताया था ना, ये शेयरिंग से बन रहा है और डोनेशन से बन रहा है। ऐसा समझ में, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे रहा है, फ्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन देकर फिर से उठा लेगा। इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है आयनिक नेचर ही शो करेगा। तो AlF3 इज बेसिकली आयनिक कंपाउंड, मान लो कि ये सब के सब कोवेलेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और हाइपोवैलेंट होते हैं। और हाइपोवैलेंट क्लियर हो गया सभी को, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलिए एग्जांपल के साथ कॉपी कर लीजिए पूरा। हाइपोवैलेंट क्या होता है? देखो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, एक चीज और कर ही लो, लिखो टर्म हाइपरवैलेंट। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो इसके लिए जितना आपको लगे। हाइपरवैलेंट, और इसे सुपर ऑक्टेट कहते हैं। हाइपरवैलेंट और सुपर ऑक्टेट, हाइपरवैलेंट और सुपर ऑक्टेट, हाइपरवैलेंट और सुपर ऑक्टेट। नाम से ही पता चल रहा है सुपर ऑक्टेट, ऑक्टेट के लेवल को भी कोई क्रॉस करेगा। ठीक है, तो हाइपरवैलेंट और क्या कहला रहा है बोलो यहाँ से? सुपर ऑक्टेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? चलिए लिखिएगा, लिखिएगा द कंपाउंड इन विच, द कंपाउंड इन विच द सेंट्रल एटम, the compound in which the central atom, the compound in which the central atom has more than 8 electrons, in which the central atom has more than 8 electrons, in which the central atom has more than 8 electrons, more than 8 electrons, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो हाइपरवैलेंट, लेस है तो हाइपोवैलेंट। इसका और एक्स्ट्रा क्या नाम हो जाता है? सुपर ऑक्टेट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल लिखिएगा PCl5, एग्जाम्पल लिखिएगा PCl5 SF4 SF4 SF6 SF4 SF6 SF4 SF6 XZF2 xenyl fluoride XZF4 IF7 IF5। There are many examples, IF7 IF5। मैं बेस तैयार कर रहा हूँ, इनके बारे में सबके बारे में स्टडी करना है कि करके आगे चल के। IF7 IF5 VTC, these are called as a सुपर ऑक्टेट और हाइपर वैलेंट। ठीक है ना,
एंड व्हाट इज सुपर, यहाँ पे ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। और वहां पे क्या था बोलो सब कोई, इट वाज अ लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ कंपेयर इट, बच्चा बनाओ इसका स्ट्रक्चर। अब PCl5 आपको नहीं आता, मैं बताता हूँ। भाई फिलहाल आपको स्ट्रक्चर के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको 5 डंडे लेके बस जोड़ देने हैं, जैसे जोड़ना है जोड़ो, स्ट्रक्चर बना देंगे तब। अब मुझे स्ट्रक्चर आता है, तो मेरे लिए ये चीज अच्छा नहीं होगा कि मैं 5 डंडे कैसे भी जोड़ूं। मुझे जोड़ना होगा तो मैं ऐसे ही जोड़ूंगा, ठीक है। इसको कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, ये सही बनाएगा। अब चलो सेंटर एटम का थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैलकुलेट करते हैं। बोलो कितना हो जाएगा, 2, फिर बोलो 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। बोलो 10 इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो गया क्या, इसलिए क्या है ये हाइपर। SF4 पे आ जाइए, SF4 पे क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसका खुद का होगा, ठीक है। सल्फर के एटम उसमें कितने होंगे बोलो, 16 है, 2 8 6, आउटरमोस्ट में 6 है, तो 4 पार्टिसिपेशन में आ गया, 2 बचा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 8, 2 10, 2 12, 12 हो गया ना, सॉरी, 2 2 4, 2 8, 2 6, 2 8, 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना। IF7 ले लो, IF7 क्लोरीन साथ जोड़ दो इसके साथ। अभी कैसे फ्लोरीन जुड़ेगा, क्लोरीन ऐसे जुड़ेगा, एक ऊपर एक नीचे। क्लोरीन के एटम उसमें 7 होता है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, हो गया ना। ऐसे को क्या कहते हैं बोलो, हाइपर वैलेंट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए कर लीजिए कॉपी एग्जांपल्स, दैट्स इट। आप टेंशन मत लेना कि फ्लोरीन जुड़ा कैसे, बस आपको बनाना है, लकड़ी लगाओ जोड़ दो, दैट्स इट। बाद में करेंगे उसका कैसे बनेगा IF7।
अरे आगे समझ गए सब कुछ। तो वी हैव डील विद द हाइपरवेलेंट एंड द हाइपोवेलेंट। व्हाई हैव डील विद दिस टॉपिक आपको अभी पता चल जाएगा, बिकॉज हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। उसके अंदर ये सारी बातें का चर्चा है, ठीक है। चलो लिखोगे कि कमी क्या था, लिमिटेशंस या शॉर्टकमिंग्स ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लिमिटेशंस शॉर्टकमिंग ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। काफी सही बताया था बट चीजें यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं थी। लिमिटेशंस या फिर शॉर्टकमिंग ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। पहला क्या है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइपोवेलेंट स्पीसीज। देखो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लिखेगा हाइपोवेलेंट स्पीसीज। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइपोवेलेंट स्पीसीज मत लिखना, हाइपोवेलेंट कंपाउंड। स्पीसीज मत लिखो, हाइपोवेलेंट कंपाउंड। एंड व्हाट इज हाइपोवेलेंट कंपाउंड, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखिएगा इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइपरवेलेंट कंपाउंड। थर्ड, अब हाइपोवेलेंट हाइपरवेलेंट आपको आ गया। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइपरवेलेंट कंपाउंड। हाइपोवेलेंट के लिए भी नहीं है, हाइपरवेलेंट के लिए भी नहीं है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइपोवेलेंट कंपाउंड, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइपरवेलेंट कंपाउंड। थर्ड, it is not applicable for odd electrons compound. It is not applicable for odd electron compounds. Species भी चले। It is not applicable for odd electrons. Odd होता है ना, even odd. Odd electron species. कंपाउंड भी लिख दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब ऑड इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हो सकते हैं, NO, NO2, ClO2 एटसेट्रा। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब प्रकार इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, इनके पता चल जाएगा। नाइट्रोजन में बोलो टोटल कितने होते हैं, 7। और इसमें कितने होते हैं, 8। 7 8 कितना हो गया, 15। ऑड हुआ। इसका जोड़ो फिर से, 7 8 दूनी 16 23। ClO2 का जोड़िए, 17 8 दूनी 16 33। आ रहा है। ऑड इलेक्ट्रॉन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, सॉरी एप्लीकेबल नहीं, it will not give the geometry and structure of the given compound. It will not give the, it will not give the geometry and structure of the given compound. It will not give the geometry and structure of the given compound. It will not give the geometry and structure of the given compound. It will not give the geometry and structure of the given compound. Geometry and the structure of the given compound. Geometry and the structure of the given compound. कहीं से ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर का चर्चा चला है क्या, नहीं। मैं आपको बोला लकड़ी बनाओ जोड़ दो, लेकिन ये कहना तो इरेलीवेंट है ना। आप अपने में से कुछ भी जोड़ दो, ऐसे थोड़ी जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिलहाल इस स्टेज पे आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपने केवल लेस डॉट पढ़ा है। फिर आपको 2-3 थ्योरी आगे पढ़ाई जाएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बहुत सारी थ्योरीज आएंगी, तब जाके इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अभी भी आपका आएगा वीवीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वीवीटी एक बहुत अच्छा थ्योरी आएगा, ओवरलैपिंग कंसेप्ट बताएगा आपको, ठीक है। एक काम करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक छोटा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक काम करो, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कराएंगे आपको, ठीक ना। तो टॉपिक डालोगे, सबको स्टार करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज कॉल्ड एज अ वीवीटी।
इसको कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का थोड़ा चर्चा कर देंगे, पहले ये पढ़ी। चलिए लिखिएगा इसके 2-3 पॉइंट्स। पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता क्या है? सुनिएगा, ये बॉन्ड थ्योरी आपको बोलता है कि बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब थोड़ा हम लोग ऑर्बिटल लेवल पे जाके चेक करेंगे उसको। जैसे कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत मोटे तौर पे हम लोग पढ़ते थे, KLMN 2 8 18 32। फिर उसके बाद घुसे कि उसमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर 1:2 2:2 करने लगे, बोला हाँ या ना। फिर हमने ग्राफ तक ड्रॉ कर लिया कि कहाँ पे वैकेंट स्पेसेस होंगे, बनाया था ना। बताओ 4πr² सिग्मा स्क्वायर ऑर्बिटल फंक्शंस के ग्राफ जो बनवाए थे आप लोगों से, ऐसे वाले बनवाए थे ना। तो देखा डीप। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे पॉइंट वाइज 2-3 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, लिखिएगा। लिखिएगा, फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय 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 स्वाति गेट सटाइए तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ atomic orbitals partially. Covalent bond is formed by overlapping of atomic orbital partially. Covalent is always together. को साथ वैलेंट मत कीजिए, कोवेलेंट साथ में लिखिए। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्शियली, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, each overlapping orbitals each overlapping orbitals each overlapping orbitals each overlapping orbitals has unpaired electrons has unpaired electrons. Each overlapping orbitals has unpaired electrons with opposite spin. Has unpaired electrons with opposite spin. Unpaired electrons with opposite spin. With opposite spin. Opposite spin, SPIN. Spin याद है? एक ऊपर और एक नीचे, स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा था। बताओ, एक डब्बा ऊपर बनाते थे और एक नीचे। बताओ तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स पढ़े थे फुलफिलमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी नहीं, क्या पढ़ा था बोलो? एक हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी पढ़ा था, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था, और एक क्या था, और अबास प्रिंसिपल क्या था बना था। तीन को मिला के तुम लोग ऑर्बिटल फिल करते, थोड़ा रिकॉल करते रहिए। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड आर जनरली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। थर्ड पॉइंट, covalent bond are generally categorized into two types. Covalent bond are generally categorized into two types. Generally categorized into two types. ठीक है? Two types. That is, the first one is the sigma bond and the second one is the pi bond. Sigma bond and the second one is the pi bond. Sigma bond और pi bond. pi नहीं पढ़ा यार,
sigma bond and the pi bond. Sigma bond and the pi bond. जब कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप लोग ना समेशन को सिग्मा कह देते हैं, इसको आप सिग्मा कह देते हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल किया गया। सिग्मा का जिक्र ना देखो, उसमें ये ना एक्चुअली ग्रीक सिंबल्स हैं, ठीक है? सिग्मा का सिंबल ये भी किया जाता है, बट लोअर और हायर सिग्मास होते हैं वो। ये समेशन के लिए यूज होता है, सिंबल के लिए यूज होता है। ये डेंसिटी को भी रिप्रेजेंट करेगा फिजिक्स में ये, और ये स्टैटिस्टिक्स में आप समेशन निकालते हो, निकाल देते हैं मीन मीडियन मोड, समेशन सिंबल यूज किया, वहां पर वो गणित का है वो, ठीक है? तो ये देखो, ये सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड, ये मैंने आपको बताया, बट मैं इसमें अलग कैटेगरी और बताऊंगा, उसके लिए अलग से लिख लेना, तुम लोग ABC बगल में लिख लेना, और लिखो, लिखो लिखो लिखो, कुछ बॉन्ड्स और भी आपको पढ़ाने हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ डेल बॉन्ड, ये दो ही कैटेगरी होगी, डेल बॉन्ड। ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिएगा, लिखिएगा क्वाड्रुपल बॉन्ड, और एक बॉन्ड होगा फाइव बॉन्ड, डेल बॉन्ड, क्वाड्रुपल बॉन्ड एंड द फाइव बॉन्ड, ठीक है? चलो समझते हैं। अब जो जो बताऊंगा उसमें गौर कीजिएगा, ठीक है? फिगर बहुत नीट एंड क्लीन बनाएंगे सारे बच्चे। पहले हम लोग एक एक करके कैटेगरी लिख लेते हैं, ठीक ना? पढ़ना आपको सिग्मा और पाई है, ठीक है? एग्जामिनर का दिमाग घूमता है, ये ऐसे गंदे वाले बॉन्ड्स पूछता है वो, ठीक है? और आज तक कहने को याद रखना, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑलवेज ऑन स्विचिंग। आप ये चैलेंज कर दो कि ऐसा नहीं पूछ सकता, तो ये वर्ड सुन लो, गलत फहमी नहीं पालना चाहिए। ये कहीं से वॉलंटरी या मैंडेटरी राइट नहीं है आपका कहने का, आप परीक्षा में ये नहीं पूछ सकते। आपके सिलेबस का थोड़ा टांग हाथ खींच के एग्जामिनर को पूरा हक है पूछने का। नहीं तो भैया, अगर आप यूपीएससी जैसे बड़े पेपर के अंदर गए तो आप बोलोगे तो सिलेबस हर कुछ है। आईआईटी में भी सेम केस है, नीट में भी सेम केस है, गलत फहमी मत पालिए, नीट में भी घुमाता है ये चीज, हम क्लेम कर रहे हैं फाइनली कि मेरा क्या है। ये चीज आपको थोड़ा अपनी विंग्स बढ़ाने पड़ेंगे। एनसीईआरटी भी पढ़नी है डीप, याद रखिएगा। एनसीईआरटी को डीप करने का कैपेसिटी सबके बस का तो है ही नहीं। मैंने बहुत को देखा है, लाइन बाय लाइन रीडिंग को एनसीईआरटी कहते हैं। एक गलत फहमी है क्या थोड़ा सा? एनसीईआरटी का टेक्स्ट लगाओ तब पता चल जाएगा लाइन बाय लाइन से आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। एनसीईआरटी का देखो बिहेवियर ही देख लो, एसएसटी का क्वेश्चन आप उठा के छोड़ लो। मैं कुछ दिन पहले एक 9th का 2 चैप्टर निपटाया ऐसे करके, मेरे को पढ़ना था रिवीजन के तौर पे। मैं एग्जैक्ट पैराग्राफ क्लियर कर देता हूँ, एक एक चीज मुझे पता है। बट नीचे जाके आप 9th में अलग बात है, छोड़ो कि मैंने एसएसटी उस टाइम नहीं पढ़ी, 10 में पढ़ा तो नंबर आ गया। तो मैंने पढ़ा तो देखा क्या उसमें, कि पूरा करने के बाद वो ऐसे पूछ रहा है कि उसने कहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट किया है, कि जहां पे उसने क्वेश्चन मार्क लगा रखा था कि आप पता करके बताओ कि अगर ये रेनी सीजन यहाँ पे हो रहा है तो कौन से इंडिया का स्टेट है वहां पे ये रेनी सीजन होगा। उसने कहीं जिक्र नहीं किया, उसी का क्वेश्चन वो टेक्स्ट में दे देता है, तो आप उसको इग्नोर कर दिए। वही क्या फालतू क्वेश्चन दे रखा है, इनको क्या मतलब, इतना ही काफी है, नीचे वही क्वेश्चन होगा प्रेजेंट है। तो वैसे आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, लेकिन चलो आगे तो सिग्मा बॉन्ड पर लिखेंगे, टॉपिक सारे बच्चे सिग्मा बॉन्ड मेरे साथ लिखेंगे। सिग्मा बॉन्ड, इसमें क्या लिखना है? हेड ऑन ओवरलैपिंग, साथ ही साथ लिखेंगे सभी कोई, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ऑब्लिक डालिएगा हेड ऑन के बाद, हेड ऑन ओवरलैपिंग, या फिर लिखेगा एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एंड टू एंड ओवरलैपिंग, इट इज द मीनिंग ऑफ हेड ऑन। कोई बच्चा बता सकता है? हेड ऑन, हेड ऑन एक्सीडेंट अक्सर टर्म आता है, एक्सीडेंट में हेड ऑन टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों हेड ऑन टर्म का इस्तेमाल करते हैं? अगर न्यूज के आर्टिकल्स आप पढ़े होंगे कभी भी, या फिर इंग्लिश न्यूज चैनल पे कभी गौर किया होगा, या फिर कोई न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसमें लिखा रहता है हेड ऑन कॉलिशन अकर्स,
मतलब सीधी बात हुई, गाड़ी आमने सामने टकराई है आके, पीछे से धक्का नहीं मारा है, सामने दोनों का बोनेट फ्रैक्चर हुआ है। है समझ में? उसको क्या कहते हैं बोलो? हेड ऑन या एंड टू एंड कहते हैं ठीक है। देखो थोड़ा सा इसका मैं जस्ट बनाता हूँ। पहला कैटेगरी इसमें होगा एसपी ओवरलैपिंग का। कौन सा होगा बोलो यहाँ से? एसपी ओवरलैपिंग। अब बार बार नहीं, एसएस ओवरलैपिंग, गलती कर दी, एसएस ओवरलैपिंग। अब बाद में इसको बनाएंगे हम लोग। अब ओवरलैपिंग में बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक ना? एक हो जाएगा एसपी ओवरलैपिंग, वो करके नीचे, ठीक है। ए भी बना लेना। दो ही कैटेगरी हो सकती है, एस एसएस या एसपी, ठीक है। ओके, नहीं एक और पॉसिबिलिटी है, ये आप पीपी ओवरलैपिंग भी करा दो। क्या क्या ओवरलैपिंग करा दो? पीपी। अब ये क्या है नहीं है, जब फिगर के थ्रू समझेंगे। एसएस एसपी या एसपीपी करो। आ जाओ पाई बॉन्ड पर। इसको ऐसे करके लिखना, साइड वाइज या फिर लैटरल ओवरलैपिंग। टेंशन बिल्कुल ना लें, जब बनाएंगे सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा, आई गारंटी हूँ। पहले लिखो आप, इसमें पीपी भी चलेगा, पीडी भी चलेगा और डीडी भी चलेगा। पीपी पीडी डीडी। चलिए लिखा सबने। अब डेल बॉन्ड वगैरह क्वाड्रुपल और फाइव बॉन्ड को अलग से डिस्कस करेंगे, पहले सिग्मा पाई कर लें। आ जाओ, देखो ओवरलैपिंग कैसे होता है। लिख लिया सबने? नाउ स्टॉप योर पेन। आप पेन को ही नहीं चलाएगा, लिखने के बाद बंद कर देना, ठीक है। कॉपी हो गया? लॉजिक समझेंगे सारे बच्चे, ठीक है। गलती नहीं कीजिएगा, जो बोलूंगा समझना। क्या सबको पता है एसपीडीएफ का शेप बता रखा है? एस का शेप बताइए कैसा था? स्फेरिकल। पी का? ई का? हाँ। एफ का? समथिंग कॉम्प्लिकेटेड इज देयर। बोलो हाँ या ना? तो ये ओवरलैपिंग है। अब आ जाओ एस का, सबसे पहले कौन सा? एस एस। कैसे होता है एस एस ओवरलैपिंग? एस ऐसे देखो यार, ये एस है, ये एस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा रहेगा, बता देता हूँ क्या क्या लिखा मिल सकता है। इधर प्लस और इधर भी प्लस, ठीक है। या फिर आपको लिखा मिल सकता है इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे, अपोजिट स्पिन के साथ। एक में ऊपर जा रहा है, एक में इधर, और इधर प्लस और इधर प्लस कहते हैं। इसको दूसरी लैंग्वेज में कह देते हैं इन फेज ओवरलैपिंग। और याद रखिएगा हमेशा सेम नेचर वाला प्लस प्लस ही ओवरलैप करेगा। प्लस प्लस का मतलब है कि ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग हो रही है वो सेम साइज वाले ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पर ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है, तभी दोनों में प्लस साइन दिया हुआ है। मैं इसका मीनिंग अभी समझाता हूँ डिटेल से। और यहाँ पे जो ये स्पेस आप देख रहे हो जहां पे ये ओवरलैप किया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया है, क्लाउड्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, जो क्लाउड चढ़े हैं, यही बच्चा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है? बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है अभी बोलो? हम लोग आयोनिक बॉन्ड कर रहे हैं क्या? कोवैलेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? याद रखना, एक ऊपर और एक नीचे, क्या गलत होगा समझना अच्छे से। अगर आपको ऐसे बना के दे दे और बोले ऐसे और ऐसे, दिस इज अ रॉन्ग, नहीं हो सकता। सेम स्पिन कभी ओवर नहीं करे, पॉइंट में लिखवाया अभी, ठीक है। आपको चाहेगा ऐसे करके दे देगा यहाँ, और ऐसे करके कर देगा, बोलेगा प्लस और माइनस, नहीं, ये नहीं हो सकता।
ठीक ना, दिस काइंड ऑफ ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, इसलिए एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग। आउट ऑफ फेज क्या जल्दी बताइए, ओवरलैपिंग। बहुत सिंपल और माइनस सिंपल शब्दों में कहें, आउट ऑफ फेज उन्हें कहते हैं जहां पे ओवरलैपिंग का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, आपने गलत तरीके से ओवरलैप करा के गलत सिंबल्स बना रखे। नेचर में ऐसा नहीं हो सकता। दोनों का सेम अपोजिट साइन हो गया, नहीं होगा। सेम साइन का होना जरूरी है, माइनस माइनस चलेगा दोनों। अगर आप चाहो तो यहाँ माइनस भी लगा लो, यहाँ भी माइनस लगा लो, चलेगा। एक का ऊपर सिंबल भी तो एक का नीचे ही देना पड़ेगा, चेंज नहीं कर सकते आप। अगर सेम स्पेलिंग दिया गलत है, प्लस और माइनस दे दिया गलत, इसको आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग कहते हैं, मत बनाइएगा इससे। और डायग्राम देखिए आपसे गलती करवाएगा वो, कभी साइन देगा कभी सेम स्पिन देगा। और ऐसे बॉन्ड्स को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं बोलो, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में पहला कैटेगरी एस एस ओवरलैपिंग, तो ये भी कौन सा ऑर्बिटल है, एस। और ये भी कौन सा है बोलो, एस। तो एस और एस के बीच में जो ओवरलैपिंग हुआ कौन सा ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग। समझ में आया। और ये सामने आमने आके मिल रहा है, इसलिए इसको हेड ऑन भी कहते हैं या एंड टू एंड भी कहते हैं। एंड टू ज्यादा क्लियर होगा एसपी में। आयो देखो समझते हैं, बी एसपी बनाना है अगर आपको, ये बनाया आपने, एसपी ओवरलैपिंग करना है। बी का कैसा शेप होता है खुद ही बोलो, बी का कैसा शेप होता है, बी का होता है डंबल शेप, ठीक ना। तो ऐसा आपने इसे बनाया, ठीक है सही बात है। और पी अगर आप बनाओगे तो पी ऐसे करके आप बनाओगे, बना दिए, ध्यान रहे। इसमें अगर आपने ऊपर लिया तो इसमें डाउनवर्ड स्पिन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें प्लस लिया है तो ये भी प्लस ही होगा बच्चा, तभी ओवरलैपिंग क्राइटेरिया पॉसिबल है, ठीक है। और इसको हम लोग कहेंगे फिर से, इसमें भी सवाल पूछ सकता है, इन फेज ओवरलैपिंग, और इसमें से इनमें से कौन सा इन फेज डायग्राम सही है, तो इन फेज मीनिंग समझ में आना चाहिए। इन फेज उसको कहते हैं जहां ओवरलैपिंग सेटिस्फाइड है, इंटरफेस किसको कहते हैं जो नहीं है, नाम से ही बता, आउट ऑफ फेज, फेज से ही बाहर चला गया, ठीक है। तो इसमें प्लस तो इसमें प्लस, माइनस देना चाहो तो माइनस दे दो, दोनों में माइनस दे दो, ठीक है। ये प्लस तो ये क्या हो जाएगा माइनस, समझ में। अच्छा देखो, जैसे मैंने यहाँ प्लस कहा यहाँ प्लस कहा, इसको माइनस कर दो, ठीक है। लेकिन वो आपने यही दे दिया, ऐसे बना दिया और फिर ओवरलैपिंग करवा दिया, ठीक है। फील करना चीज को, ये प्लस और ये क्या कर दिया माइनस, इसमें ऊपर दे दिया इसमें भी ऐसे दे दिया, ऐसे ओवरलैपिंग का नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये राइट है और ये रॉन्ग है, यहाँ ये राइट है ये दोनों रॉन्ग है। तो समझ में आ रहा है बना कैसे रहे। डायग्रामेटिकली प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम्स आते हैं पेपर के अंदर, चार में से एक ओवरलैपिंग, इसलिए बोला स्टेटिक को लिखते ही मैंने स्टार क्यों किया, लॉजिक था, यही है, ठीक है। एक तो पहले ये ओवरलैपिंग हो गया। अगर उसके बाद देखो क्या है, एक हो गया, अब बताओ एक एस है और दूसरा क्या है बोलो, पी, इसमें कौन सा ओवरलैपिंग कहलाएगा, एस पी, ठीक है। उसके बाद क्या है आपको थर्ड नंबर बोलो, पीपी ओवरलैपिंग सी। पीपी ओवरलैपिंग अगर देख कराएंगे तो एक पी ले लीजिए ऐसे, ठीक है। और दूसरा पी फिर से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें आपने ऊपर लिया तो इसमें क्या लेना पड़ेगा नीचे, ठीक है। ये प्लस तो ये भी प्लस, तो इधर माइनस तो इधर भी माइनस, बिल्कुल सही। अब इसका अपोजिट कंट्रीब्यूटरी सोचो, अगर आपने इस तरीके से ओवरलैपिंग के लिए टर्म्स बनाए और फिर से ओवरलैपिंग करा दिया इधर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। प्लस लिए, ये ले लिया माइनस, इधर ऊपर ले लिया नीचे ले लिया, इधर भी नीचे ले लिया, दिस काइंड ऑफ ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, ओनली दिस काइंड ऑफ ओवरलैपिंग इज पॉसिबल, ये गलत, ठीक है। अगर ये प्लस माइनस ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, कई बार क्या करेगा, यहाँ सिंबल्स प्लस माइनस नहीं देगा, और इधर प्लस इधर माइनस डाल देगा, तो ये मैंडेटरी है, इतना अंडरस्टूड हो गया ना। अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या होगा प्लस, तो नहीं हो पाएगा प्लस माइनस मान लेते, ध्यान रखिएगा डायग्राम आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा सिग्मा ओवरलैपिंग सबको समझ में आएगी। पहला कैटेगरी बोलो क्या क्या है बोलो, ऐसा फिर क्या है बोलो, फिर क्या है, पीपी, सारे बच्चे बताना, स्पिन अपोजिट होना चाहिए सेम, और साइन, साइन अपोजिट, साइन सेम और स्पिन, इस दिमाग में यही रखना, क्या बोलोगे जल्दी बोलो यहाँ से, साइन क्या होना चाहिए बोलो, सेम, और स्पिन अपोजिट।
अगर ये फील कर गए बात को, दैट्स इट, कभी गलती नहीं होगा आपका डायग्राम। मेरे समझ में आ गया सभी को? ये कॉपी कर लिए थे ना, ये हो गया था ना सबका? चलिए, तो हम लोगों ने कौन सा कर लिया बताओ? सिग्मा कर लिया, पाई सिग्मा। चलिए अब आते हैं पाई बॉन्डिंग पे। कौन सा बॉन्डिंग पे? पाई। पाई में भी कौन सी कैटेगरी है बोलो? पीपी, पीडी और डीडी। ठीक है, चलिए आते हैं। पहला कौन सा ओवरलैपिंग है बोलो? पीपी ओवरलैपिंग। लेकिन देखो पीपी ओवरलैपिंग का नाम क्या लिखा है बोलो? साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग। ये तो मैंने साइड वाइज एंड लेटरल ओवरलैपिंग, आप थिंक को सोचिए। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, एक। और दूसरा आपको बनाना है इस तरीके से, ठीक है। सामने सामने नहीं लेके आना। देखो इसको हेड ऑन का मीनिंग समझ में आया नहीं? फ्रंट टू फ्रंट जाके कोइंसाइड कर रहा था। लेटरल लेटरल मतलब साइड साइड टच करा। देखो एक ओवरलैपिंग का क्राइटेरिया हो गया, लूप्स ऐसे आए, लूप्स आपस में एक दूसरे पे ओवरलैप करें, ठीक है। और एक में टच क्राइटेरिया ये है। आगे चल के समझेंगे इसका मीनिंग क्या है, जब कोई मॉलिक्यूल उठाएंगे तो ऐसे क्या ये टच हो रहा है, बात की बात है। तो जरा समझना, फिलहाल पूरा इस तरीके से आगे मिल रहा है, तो एक्चुअल ओवरलैपिंग नहीं हो रही, साइड वाइज बस टच कर रहा है, ठीक है। और ऐसे में कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड क्या है, सब कुछ आगे देखेंगे। याद रखना ऐसा ओवरलैपिंग होगा, बट कंडीशन अप्लाइड। ऊपर प्लस तो प्लस, नीचे माइनस तो माइनस। गलती मत करना, अभी क्लियरली बोला है, साइन क्या होना चाहिए? सेम। और स्पिन, ठीक है, तो मतलब सीधी बात है। यहाँ पे स्पिन अपोजिट का तो केस नहीं हो सकता, सिग्मा बॉन्ड है नहीं, लेकिन अगर आपको अपोजिट लेना है तो ऊपर और यहाँ पे नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखें। अगर आपको इसी का कंट्रारी, अच्छा देखो इसमें और एक बॉन्ड दे देगा, ऐसे करके एक एनर्जी गैप बनाएगा। ये सारा एनसीईआरटी में ड्रॉन है। और ऊपर आपको इस तरीके का फिगर बना के दे देगा, ठीक है। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है। अब देखो तुम क्या समझ रहे हो, तुम्हारे लकड़ी को बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में सोचो, अगर लकड़ी बॉन्ड होता तो आसानी है ना, एक एनएल और एक सीएल और लकड़ी बना दो, बॉन्ड बना दो। रियल लाइफ में ऐसा हुआ होगा? सोच के बताओ, ट्राई टू थिंक इट, कि रियल लाइफ में ये चीज पॉसिबल है? ऐसा कुछ ऐसा हुआ होगा कि रियल लाइफ में कोई लकड़ी, नहीं नहीं नहीं, द रीजन इज दैट ना, जैसे मान के चलो NaCl बन रहा है या BeCl2 बन रहा है, तो बेरिलियम अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, दोनों के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। दोनों जैसे नजदीक आ रहे हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के ऊपर मिलने लगे, मॉडल है उसको, चाहो तो धुआं सा कुछ है, एक क्लाउड सा बना हुआ, वो क्लाउड आपस में जाके सुपरफिशियली मिक्स आउट होने लगे हैं। तो आप जब देखोगे ना, तो रियल लाइफ में कंपाउंड ऐसा नहीं होता कि BeCl2 के दो लकड़ी लेके करा दी, नहीं, वो तो अपने ईज के लिए आपने बना दिया है। रियल लाइफ में क्या होगा, कुछ आपको क्लाउडी सा नजर होगा, क्लाउडी ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, ये मिक्स होके ऊपर प्लस चला जाता है और नीचे क्या आ जाता है, माइनस। अगर इसको अपोजिट कर दो, कैसे हम अपना डिटेल डिस्कशन करेंगे, बात की बात है। अगर मैंने ऐसे कर दिया, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्या पॉसिबल है? ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगा, बनेगा ही नहीं वो, ठीक है। अब बताओ इन फेज आउट फेज कौन सा है? ऊपर वाला क्या इन फेज या आउट फेज? इन फेज है क्या, क्योंकि बन सकता है। और ये वाला कौन सा है? आउट फेज ओवरलैपिंग है, ठीक है। शब्द को जरूर पकड़िएगा भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप साइंस में शब्दों को जरूर देखें। आई होप से ये तो पता ही होगा सबको कैसे होंगे। तो हम लोग का कौन सा ओवरलैपिंग हो गया, जल्दी बोलो यहाँ से? पीपी ओवरलैपिंग। कौन सा ओवरलैपिंग? पीपी। ये लिख लिया सबने? उसके बाद कौन सा ओवरलैपिंग है बोलो? पीडी ओवरलैपिंग है। कौन सा है बोलो? पीडी। सबके पास लिखा हुआ होगा ही। बात है पीडी ओवरलैपिंग पे। पीडी ओवरलैपिंग। अब बताओ पीडी ओवरलैपिंग में साइड वाइज लिखा है, कैसे साइड वाइज बनाएंगे? पहले आप बना लोगे पी, ठीक ना, फिर क्या बना लोगे? डी। डी को कैसे बनाओगे आप? ठीक है, दैट्स इट। आया समझ में? अब क्लाउड्स का सेम कंडीशन, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, इसलिए इसको पीडी ओवरलैपिंग कहेंगे, लेटरल कह सकते हैं, साइड वाइज कह सकते हैं, पाई कह सकते हैं, ठीक है। और ये इन फेज है, आउट फेज समझ में आ गया, उल्टा करके बना दो, ठीक है। क्या सबको समझ में आ गया?
और डीडी ओवरलैपिंग में क्या हो, एक डी बनाना और एक क्या बना देना, डी, डीडी ओवरलैपिंग हो जाएगा। डीडी में एक मैंने जो आपको लिखाया था डेल बॉन्डिंग, डेल बॉन्डिंग में डीडी में होता है, बताऊंगा उसमें 3D डायमेंशन का केस है। पहले इनमें ऑनेस्टली बताओ सारे बच्चे को, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। किसी को कहीं पे कोई दिक्कत कोई आपत्ति, पहले बोले चैप्टर एक्चुअली बहुत सही है, तो बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगा केमिस्ट्री को लेके, समझ में आ गया। एसएस साइन को क्या लेना है, सेम, स्पिन क्या लेना है, अपोजिट, देखो इसलिए लिया। और आपसे इसमें पूछेगा, ऐसे डायग्राम देके बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द आउट फेज ओवरलैपिंग या आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग, यू हैव टू चेक द साइन, और आपको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ऐसे करके भी दे सकता है आपको। इनमें से कौन सा ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, इनमें से कौन सा ओवरलैपिंग गलत है, तो वो 4 डायग्राम बना के एक मार्क करवाएगा। आपको यहाँ आना चाहिए बहुत क्लियरली, ठीक है। चलिए बनाइए अच्छे से, टाइम लीजिए, बनाइए प्रॉपर मॉडल।
डीपी ओवरलैपिंग, डीपी ओवरलैपिंग समझ गए अब कैसे बनेगा? डीडी ओवरलैपिंग में क्या होगा, साइड वाइज ही होगा। देखो ये दिस कॉल इज अ डीडी ओवरलैपिंग, एज सिंपल एज दैट, वही बातें, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग सुनो सारी बात, यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा समझना इसको, सबका बन गया डायग्राम, बन गया? अब देखो यार, ये ओवरलैपिंग जब हुआ, बातें कम करूँ ना यार, इधर देखो, दिस कॉल इज अ डीडी ओवरलैपिंग, साइड वाइज है। अब देखो ये सारे ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और सिग्मा और पाई में देखा जाए तो पाई बॉन्ड थोड़ा कमजोर होता है और सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, तो ये सारे कमजोर बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग साइड वाइज है, प्रॉपर नहीं है। इसमें आप ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा मानो, ध्यान देंगे सभी कोई, अगर ऐसा लिखा रहे कि आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर Z है, अब ये क्या मीनिंग हुआ भैया, समझो बात को, समझाता हूं कैसे। ऐसा देखो, ये वाला जो तुमने डायग्राम बनाया है, ये एक्चुअली क्या है बताओ, देखो ऐसे करके, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और लोब्स आपके ऐसे बने हुए हैं, मुझे प्रैक्टिस करवाएंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक ना। ये लोग जो आप बनाए वो एक्स वाई प्लेन पे बने हुए, किस पे बने हुए, एक्स वाई पे, ये एक्स वाई प्लेन पे बने हुए, और तुमको लिखा हुआ है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज जेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेड? जेड जो होगा एक एक्सिस होगा, वो बाहर की तरफ निकल के आएगा ऐसे, ठीक है, फील करना चीज को, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। अब ऐसा मानो वो बबल्स हैं जो यहाँ प्रेजेंट है इस ब्लैक वाले पेन पर, ठीक है, एक बबल इधर से, फिर नीचे, फिर राइट साइड, ऊपर, फिर नीचे, ठीक है, 4 बबल्स प्रेजेंट है। आपको ओवरलैपिंग करानी है, बट आपको एग्जामिनर सेट कह रहा है कि किस कौन से एक्सिस कहलाऊं, जेड, ठीक है, बट आपके ऑर्बिटल्स कौन से कहलाएंगे, एक्स और वाई ऑर्बिटल्स, ये, ठीक है। तो तुमको एक नया ऑर्बिटल, एक ऐसा ही 4 ऑर्बिटल वाली चीज लेके आना है, ठीक है, बट किसके अलोंग लेके आना है, जेड के अलोंग, किसके अलोंग लाना है, जेड लिखा हुआ है, तो जेड के अलोंग तो वैसे ही 4 लोग होंगे, देखो 4 बलून्स ऐसे करके बंधे हुए हैं, ठीक है, और 4 बलून सामने से आएंगे अब इस एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अगर इस एक्सिस के अलोंग है तो बोलो, हर एक बैलून साइड वाइज क्या अपने सामने वाले बैलून को टच करेगा, करेगा ना, ऊपर वाला इधर वो करेगा, फिर इधर करेगा, फिर नीचे, फिर इस साइड, तो बताओ वो साइड वाइज करेगा, हेड करेगा, साइड वाइज करेगा, हेड मतलब उसकी इस तरह से नहीं करेगा, इस तरीके से करेंगे, बोलो आया ना, तो फ्रंट से आके मिलेगा ना, और जब ये फ्रंट से आके मिलता है उसको हम लोग डेल बॉन्डिंग कह देते हैं, कौन सा बॉन्डिंग कह देते हैं, डेल बॉन्डिंग, समझना है कैसे, जैसे कि मैंने आपको ये बनाया, तो ये ऐसे करके आपको देखो, ये, ठीक है, और इसके फ्रंट से आएगा ऐसा, देखो इसके ऊपर ओवरलैपिंग करेंगे, थोड़ा टिपिकल होगा बट कोशिश करता हूँ बनाने को, क्या समझ में आया बात को, 4 बलून पहले से प्रेजेंट थे, और उसके ऊपर जाके 4 बलून आपने ऐसे चिपकाए हैं, ठीक है, तो अगर चिपकेंगे तो बताओ फ्रंट साइड से गए ना, तो हर एक बैलून इस वाले बलून से लिंक हुआ, बोलो हाँ या ना, हर एक बैलून एक दूसरे से लिंक होगा, और बताओ चारों के चारों लूप से एक दूसरे के मिलेंगे, अभी जो हो रहा है कोइंसिडेंस, अभी तक जो पाई बॉन्डिंग बना रहे थे, अभी ऑन एंड ऑफ
मैक्सिमम 2 बलून का ही कोइंसिडेंस हो रहा था, बोलो हाँ या नहीं? वही लोग उसमें कोइंसाइड कर रहे थे और यहाँ पे क्या कर रहे हैं बोलो? फ्रंट से चिपक फ्रंट से यार ऐसे मानो ना 4 बलून लिया, 4 बलून को सामने से चिपका दिया बस। अगर चिपका दिया 4 बैलून को, आगे सी बात है वो वाला बॉन्ड जो हो जाएगा, उसको हम लोग डेल बॉन्ड कह देते हैं। कौन सा बॉन्ड कह देते हैं? डेल बॉन्ड। ठीक ना? रिप्रेजेंट करने के लिए तुमको थोड़ा-सा इसे समझना पड़ेगा। जैसे कि एक कंपाउंड होता है, इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं, मैंगनीज होता है और इसके चारों तरफ कार्बोक्सिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लगे हुए इस तरीके से। अब कैसे छोड़ो उस बातें में, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कही जाती है, डिटेल से, बट ऐसे समझना आप, मैंगनीज है, इसके साथ CO है, यहाँ भी CO है, यहाँ भी CO। आपसे ये एग्जाम्पल पूछा गया है इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है? हाँ, ताकि आप क्वेश्चन देख घबराए नहीं। अब देखो, ऊपर 4 लेयर्स में से करके 4 बॉन्ड बने हुए हैं। इस पे स्केच पेन लाना तो, सॉरी स्केच कह रहा हूँ, पेन लाना, ठीक है? ऐसे 4 बॉन्ड बने हुए हैं। अब ये 4 बॉन्ड के नीचे एग्जैक्ट 4 बॉन्ड ऐसा ही मानो। अब ये 4 लोब्स मान लो। देखो बॉन्ड्स तुम अपने ईज के लिए बनाते हो, होते हैं एक्चुअली लोब्स हैं, ठीक है? तो ये एक लोब है, दूसरा लोब, तीसरा लोब और चौथा लोब। ऐसे ही 4 लोब नीचे से आएंगे और 4 और 4 सामने-सामने चिपक जाएंगे और सामने-सामने चिपक गए तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन? डेल बॉन्ड। कोई दिक्कत? कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन? डेल बॉन्ड का। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये वाला लूप जो आपको दिखाई दे रहा है, हर एक लूप अपने सामने वाले लूप के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। हर एक वाला लूप अपने सामने वाले लूप के साथ बॉन्ड बना लेगा और ऐसा जब बॉन्ड बनता है, उसको कौन सा बॉन्ड कह देते हैं बोले यहाँ से? डेल बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग कहते हैं? डेल बॉन्ड। तो फिर आपसे डेफिनेटली पूछा है टाई और डेल में क्या फर्क है? टाई बॉन्डिंग के अंदर 2 लूप्स लैटरली ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर फ्रंट से आके ओवरलैपिंग हो रही है और 4 के 4 लूप्स मिल रहे हैं। तो एक्चुअली ये 3D स्ट्रक्चर ज़्यादा है। ऐसा है बोलो 3D बॉन्ड्स ज़्यादा है, ठीक है? अब अगर इसी में डेल बॉन्डिंग के अंदर देखो यार, अगर एक सिग्मा बॉन्ड हो जाए, 2 पाई बॉन्ड हो जाए, ठीक ना? और एक डेल बॉन्ड हो जाए, क्या बोला जल्दी बोलो? एक सिग्मा, 2 पाई और क्या हो गया? एक डेल बॉन्ड है। ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्वाड्रुपल बॉन्ड कह देते हैं। कौन सा बॉन्ड कह देते हैं बताइए? क्वाड्रुपल बॉन्ड। क्वाड्रुपल बॉन्ड नाम से ही पता चल रहा है। क्वाड का मतलब ही होता है 4। 4 कैसे बनेगा? भाई पाई, पाई आपको बनाना सिखाया, सिग्मा और अभी डेल सिखाया। डेल भी हो, पाई और एक क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड, तो कौन सा बॉन्ड कहलाया जाएगा? क्वाड्रुपल बॉन्ड। तो एबीसी मैंने करवाया था ना, तो ए में ये डेल बॉन्ड हो गया और बी कौन सा बन हो गया? क्वाड्रुपल बॉन्ड, ठीक है? अब सुन लो, उसके बाद फाइनली क्या लिखा है? पाई बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग? पाई बॉन्डिंग। यहाँ पे बताओ कितने लोब्स को इंसाइड कर रही है बोलो सबको? यहाँ पे कितने लोब्स को इंसाइड कर रहे हैं बोलो यार? 4 लोब्स को इंसाइड कर रहे हैं सामने सामने, ठीक है? और अगर 4 की जगह 6 लोब करने लगे, कितने लोब जल्दी होते हैं? तो 6 लोब्स में 5 बॉन्ड बन जाता है। कौन सा बॉन्ड बन जाता है? तो सी नंबर लिखाया था ना, तो सी नंबर क्या था बोलो? 5 बॉन्ड था। 5 बॉन्ड में क्या हो जाएगा बोलो सबको ही? उसमें 6 लोब को इंसाइड करेंगे। कितने लोब जल्दी बताइए? बस का एक एग्जांपल याद रखिएगा ना, रेयर ब्रांच से इतने तक सवाल पूछेगा। आई विल गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दैट। इसको कहते हैं यूरेनियम 2 मॉलिक्यूल, U2। रेडियो एक्टिविटी के अंदर यूरेनियम पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और वहां पे 5 बॉन्डिंग देखी जाती है। पर इतना एक्सीडेंट से नहीं पूछेगा, आई श्योर यू कि आपको ये ज्ञान होना चाहिए, कोई पूछ दे तो ऐसा नहीं कि मुंह मारो वहां पर। आया समझ में? चलो रेकर कर लेंगे एक बार। हम लोग अभी कौन सा बॉन्ड ड्रॉ किए हुए हैं बोलो तो? ये सब कौन सा बॉन्ड है? 1 2 3 कौन सा बॉन्ड है? पाई या सिग्मा? साइड वाइज या फिर हेड ऑन? लैटरल या फिर हेड ऑन? लैटरल, ठीक है। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? पीपी, वही सेम साइन, अपोजिट स्पिन। इसमें भी क्या हो रहा है? लैटरली हो रहा है ये, लेकिन ये पीडी है और ये कौन सा है बोलो? डीडी। देखो मैक्सिमम इसमें भी एक और दो लोग ही कोइंसाइड तो कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना? इसमें भी कितने कर रहे हैं बोलो? यहाँ से दो लोग का एक कोइंसिडेंस हो रहा है। यहाँ पे कितने लोग कोइंसाइड कर रहे हैं? दो दो से। पर यहाँ पे चारों चारों से कर रहे हैं, तो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? डेल बॉन्ड। अगर क्वाड्रुपल कह दिया तो एक सिग्मा है, 2 पाई है, 1 डेल होगा, ठीक है? और अगर 6 लोब्स अगर कोइंसाइड कर गए तो 5 बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है? चलिए कर लीजिए सर।
सारे बॉन्ड्स क्लियर हो गए आप लोगों को? बोलो यार, कौन कौन सा पढ़ा हम लोगों ने? सिग्मा, द पाई, उसके बाद कौन सा पढ़ा? डबल बॉन्डिंग, उसके बाद क्वाड्रुपल बॉन्ड एंड द 5 बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट इसके लास्ट में बताएं। ये क्लियर है सभी को? किसी को कहीं पे कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? पीवीटी के बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कोई दिक्कत? दिस थ्योरी वाज कॉल्ड एज अ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, जहां पे ओवरलैपिंग का, तो आपसे कोई पूछेगा वीवीटी किसका चर्चा है, तो सबसे पहले आपके पास शब्द होना चाहिए ओवरलैपिंग का। इसका बोलो। अगर सामने सामने हो रहा है तो सिग्मा है, साइड वाइज हो रहा है तो पाई बॉन्डिंग है। किसी को पूरे कंसेप्ट में कहीं कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? समझ में आया कैसे होना है? है क्या? हो गया? नहीं, बताइएगा आपके अनुसार क्या ये फिगर सही बना है या गलत बना है? बोलो। सही है गलत है? इज दिस काइंड ऑफ ओवरलैपिंग इज पॉसिबल? ये सही है गलत? साइड वाइज होगा ये? साइड वाइज है, बोलो। क्या ये ओवरलैपिंग हो पाएगा? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, रॉन्ग है। मैंने एस के लिए कहीं साइड वाइज बनाया है, देखो तो। एस का या तो एस के साथ है, एस का या तो पी के साथ, और पी के साथ तो सिग्मा है। और सिग्मा कैसा बना था, याद है? हेड ऑन था। ये ओवरलैपिंग है? नहीं। दिस इज द केस ऑफ जीरो ओवरलैपिंग। कौन सा ओवरलैपिंग, जल्दी बताइए। मतलब जीरो ओवरलैपिंग का मतलब नो ओवरलैपिंग, डायरेक्टली कह लो ना, ओवरलैपिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है, गलत है इसमें। एस हमेशा सिग्मा ही बनाएगा, पी पाई बना सकता है। तो एस का आपने पाई बना के रखा हुआ है, एस कभी पाई नहीं बना सकता है, एस हेड ऑन करता है। आपने एस का क्या करा दिया है, साइड वाइज। गलत है। ठीक है, अब देखो, समझ में आई ये बात कैसे है? ठीक ना? अब नॉर्मली समझ जाए यहां से। अगर मैंने जेड को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बना लिया, कौन सा एक्सिस बना लिया? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो फील करना। अगर मैंने जेड को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बना लिया, तो पहले इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का मीनिंग समझो आप, तब जाके आपको ये बातें समझ में आएंगी। नो, लुक एट माय हैंड, देखो यार क्या है। जैसे से मानना, ये मिडिल वाला फिंगर जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द एक्स, और ये वाला वाई है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, द फोर फिंगर इज एक्स, द मिडिल वन इज द जेड, और ये वाला क्या है, वाई है, जो कि परपेंडिकुलर है। रियल लाइफ में क्या होता है, लूप्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? ये जो देख रहे हो ना, ये एक्स और एक्स एक्सिस का लूप है। ठीक है, अब ये आपस में मिलने गया। इंटर न्यूक्लियर का पहले मीनिंग समझो आप। अगर ये मिलने आया, तो इन दोनों के बीच में आपको हर हाल में स्ट्रेच करके रखना है फिंगर को, इसको लूज नहीं करना है फिंगर को। अब एक बात बता दो, जैसे आपने इसको कोइंसाइड करवाया, तो क्या मजाल है आपका ये दोनों फिंगर और ये फिंगर कोइंसाइड कर पाएगा? पॉसिबल है? दूर दूर तक सोच के बताओ। कभी ये आ पाएगा नजदीक? नहीं, मोड़ना नहीं है फिंगर को, वही तो बोल रहा हूँ। अगर ये करना भी चाहे तो सोचो, फील करना कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है, ठीक है? ऐसे 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 मान के चलो, इसके चारों तरफ क्लाउड्स लगे हुए हैं। ठीक है, हो सकता है, या फिर ऐसा मानो कि मैंने एक ऐसा दस्ताना पहन रखा है जिसके ऊपर बबल्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे होता, हो सकता है मेरे फिंगर नहीं चिपके, तो बबल्स आपस में आके टच कर जाए एक दूसरे को।
तो वो जो टच कर गया, वो साइड वाइज टच किया ना, और साइड वाइज में कौन सी बॉन्डिंग होती है? पाई। और सामने सामने कौन सी होती है? सिग्मा। तो देखो जेड एक्सिस कौन सी बॉन्ड कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है सिग्मा। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हर हाल में कौन सा बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। और जेड कौन सा बनाएगा? सिग्मा। अरे सामने से ओवरलैप किया ना, ओवरलैपिंग से कौन सी बॉन्ड बनती है? सिग्मा। तो जेड ने कौन सा बना लिया? सिग्मा। तो वाई और एक्स को क्या बनाना पड़ेगा मजबूरन? हाई। कोई दिक्कत है क्या? तो इसीलिए एंटी एक्सिस का मतलब समझ में आया? ये लोग आपस में कोलाइड कर रहे हैं। अब जैसे मान के चलो एक्स को कोइंसाइड करना हो, एक्स ओवरलैपिंग हो गया। अब बताइए किसी भी हाल में मिडिल फिंगर और थंब आपस में कोइंसाइड करेगा क्या? नहीं करेगा। अगर करना है तो मैं क्या बोला? एक ऐसी तुमने दस्ताना पहन रखा है जिसके अंदर बबल्स हैं। बबल्स हो सकता है एक दूसरे को टच कर जाए। एक फिंगर ओवरलैपिंग पॉसिबल है? नहीं। होगा भी तो साइड वाइज हो सकता है। तो नहीं होगा। और साइड वाइज होने से क्या बनेगा? पाई या सिग्मा? पाई। देखो यहाँ पे क्या बना रही है? सिग्मा। और वाई और जेड क्या बना रहे हैं? सिमिलरली अगर मैं इसको कर दिया तो ये दोनों ये वाला क्या बना लिया बोले सिग्मा। तो इन दोनों को फिर से क्या बनाना पाई। एंटी न्यूक्लियर एक्सिस का मीनिंग समझ में आया? तो अगर मैं पूछता हूँ कि जेड अगर एंटी न्यूक्लियर एक्सिस है तो सारे बच्चे बताना। अगर जेड एंटी न्यूक्लियर एक्सिस है तो मैं पीएक्स और पीएक्स का क्या बॉन्ड बना पाऊंगा? सिग्मा या पाई? खुद ही बोलो। पीएक्स और पीएक्स मिलके क्या बना पाएंगे? जेड कौन सा एक्सिस है भाई? इतना अच्छे से भी समझाया। इंटरन्यूक्लियर का मीनिंग समझ में ओवरलैपिंग हो रही है। तो एक्स वाला क्या कर पाएगा? सिग्मा बना लेगा। ना ही ऑप्शन है उसके पास, मतलब ये नहीं बनने वाला ये बनेगा। बोला हाँ या ना? पीवाई और पीवाई क्या बना लेगा? नहीं बनाएगा ना। सिग्मा पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं ना। अब सुन लो, अगर तुम चाहोगे पीजेड और पीवाई बनाने के लिए क्या पॉसिबल है? नहीं होगा बच्चा। पीवाई और पीजेड थोड़ा फील करना होगा आपको। या पीवाई और पीएक्स ले लिया ठीक ना। पीवाई और क्या ले लिया? पीएक्स। थोड़ा फील करना तभी समझ में आएगा। फिर से बोलो जेड एक्सिस ठीक है। साइड वाइज अगर लिखनी है ऐसे टच होना चाहिए ठीक है। मतलब तुम कह रहे हो ये वाला वाई एक्सिस है और ये वाला कौन सा एक्सिस था? एक्स। क्या इसका लेटरल ओवरलैपिंग होना फिर करना था इन दोनों फिंगर्स को। इन दोनों फिंगर्स को देखो, क्या लेटरल ओवरलैपिंग हो सकता है? नहीं। लेटरल इसको कहते हैं साइड से टच करना चाहिए। ऐसे है 90 डिग्री पे कहाँ से कोइंसिडेंस होने लगा? बिना तो ये पाई बना पाएगा, नहीं तो क्या बना पाएगा? सिग्मा। ऐसे जेड मिल मतलब हो सकता है जेड वाला, सॉरी वाई वाला वाई के साथ साइड वाइज, एक्स वाला एक्स के साथ साइड वाइज, एक्स वाला वाई के साथ कैसे साइड वाइज करेगा? वैसे बड़े फिंगर होते हैं, नहीं हो सकता ना। इनके लाइन बनाना पड़ेगा। तो मतलब क्या ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है? सीधा एक्स का पॉसिबल है क्या? नहीं। आंसर बोलोगे नो बाइंडिंग, कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पर। सिमिलरली टू एक्स पी वाई होता है क्या? नहीं। समझ में नहीं बात है। पी वाई पी का नहीं पाएगा क्या? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। सारी पेयरिंग खराब हो जाएगी। केवल क्या हुआ बोलो, पीएक्स पीएक्स का कौन सा गुण बनेगा? और पीवाई पीवाई का नहीं बनेगा। सिग्मा नहीं बन सकता क्योंकि मैं बताओ पीजेड पीजेड क्या बनेगा? आप ही बोलो। पीजेड पीजेड क्या बनाएगा? सिग्मा, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? Z। वही फिर सारी बात को मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इस आपको डिटेल से। अगर समझ पाए, अगर जेड का आपने सिग्मा ले लिया तो फिर उसका सॉल्व में कैसे भी जान लो। जेड में क्या लिया तुमने? सिग्मा। तो बचे दो क्या बन जाएंगे? खुद के साथ। खुद के साथ। रिलेटिव ओवरलैपिंग में सामने आमने आना जरूरी है। एक्स और वाई कैसे सामने आमने आएंगे? एक्स वाई हमेशा आप सीसा और यूनिट कभी भी आपस में पैरेलल हो सकता है। यहाँ रहेगा तक 90 डिग्री, रिलेशन इंटीग्रल के अंदर भी आप देखते हो। और आया ना, तो कभी ये साइड वाइज जा सकते हैं? नहीं। हमेशा जब भी ये 90 डिग्री पे और 90 डिग्री पे बच्चा कोई बॉन्डिंग नहीं होता, अभी सिखाया तो बॉन्डिंग इज देयर। 90 डिग्री पे कोई बॉन्डिंग नहीं होता। इसलिए ना तो पीजेड पीजेक्स पॉसिबल है, ना पीएक्स पीवाई पॉसिबल है, ना पीवाई पीजेड पॉसिबल है। पीजेड पीजेड सिग्मा होगा तो पीवाई पीवाई और पीएक्स पीएक्स क्या बना लेगा? पाई। अभी समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए उसी तरीके से बताना मुझे। मैं ले रहा हूँ एक्स को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसको ले रहा हूँ एक्स को, तो पीएक्स पीएक्स क्या बनाएगा? सिग्मा या पाई? सिग्मा बनाएगा। पीवाई पीवाई
भाई पीजेड पीजेड पीवाई पीजेड पीजेड पीएक्स, मतलब उसके अलावा कोई भी पेयरिंग लाओगे तो बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस 3 फिगर के लॉ का कंडीशन समझ गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। समझ में आ गया मतलब? लेफ्ट का मतलब आमने-सामने, 90 डिग्री तक कोई बॉन्डिंग नहीं चलेगी, ठीक है? ना ये बॉन्डिंग पॉसिबल है। और एस के साथ हमेशा कौन-सा बनेगा? सिग्मा। एस विल नेवर गोइंग टू फॉर्म पाई बॉन्ड। इसलिए तुम गलती से ये मत कर देना, ठीक है? बना लो और ये लिख लो। नहीं, इसमें प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा, टेंशन मत लो। बस ऐसे समझाया है तुमको। जैसे कि आपको लिखना की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में ए, बी और भी लिखाएंगे इसमें। देखिए सारे बच्चे इसको वापस से बनाओ और कॉपी करो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में दे रखा हो, एनसीईआरटी लाइए प्लीज। फैमिली टू मार्क द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी किसी के पास? एनसीईआरटी कोई नहीं लाया? चलो अगर नहीं लाए हो तो भैया देख लेना वीवीटी कहाँ पर है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और साथ ही साथ क्या चेक करोगे? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये दोनों के दोनों टॉपिक आप प्लीज एनसीईआरटी से फिनिश करेंगे पढ़ के। आज आपका बस यही टास्क है।